नमस्कार, बहुत स्वागत। स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बेहद संवेदनशील मुद्दे के बारे में, क्योंकि वो जुड़ा है आपकी मासूम बच्ची के साथ। क्या आपकी बच्ची स्कूल जाती है या फिर घर पर अकेले रहती है? कहीं कोई आपकी बच्ची के ज्यादा करीब आने की कोशिश तो नहीं कर रहा? सावधान, आपकी बच्ची भी हो सकती है किसी राक्षस की गंदी हरकत का शिकार। हाल ही में बिलासपुर के 2 अलग अलग स्कूलों के शिक्षकों पर बैड टच के आरोप में एक्शन लिया गया है, लेकिन सवाल फिर भी वही, क्या अब घर न स्कूल, कौन सी जगह इन छोटी बच्चियों के लिए महफूज बची है? आपकी गुड़िया पर तो नहीं गंदी नजर, उसको तो नहीं कर रहा कोई बैड टच। अजनबी नहीं, अपने भी बना रहे शिकार। कभी चॉकलेट वाली चाल तो कभी बिस्कुट वाला जाल। अगर आपकी बच्ची भी स्कूल जाती है तो सावधान, क्योंकि वो आपके पास भी हो सकता है, आपका जानकार भी हो सकता है। आपकी बच्ची को पढ़ाने वाले शिक्षक से लेकर उसके साथ पढ़ने वाला छात्र भी हो सकता है। जी हां, स्कूल में पढ़ने वाली मासूम छात्रों के साथ गंदा काम करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ज्यादातर बच्चियां बैड टच का शिकार बन रही हैं। कोई डर तो कोई जानकारी ना होने के चलते किसी को कुछ बता भी नहीं रही हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुजी को उनकी गंदी हरकत भारी पड़ गई। तखतपुर और बिलाह में 2 शिक्षकों पर 5वीं कक्षा की छात्रों ने बैड टच का आरोप लगाया था, जिस पर शिक्षा विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए और आरोपों को सही पाने पर दोनों गंदे शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। इसी प्रकार अभी वर्तमान में 2 और हैं। एक तखतपुर से है, अशोक करके एक शिक्षक है, अशोक कुमार, खुड़िया डी के हैं। इनके ऊपर भी अभी सस्पेंशन की कार्यवाही की गई है और उसकी विस्तृत जांच करेंगे और जैसा आएगा उसके ऊपर जो आवश्यक कार्यवाही होगी वो करेंगे। इधर बैड टच के बढ़ते मामलों से परिजन चिंतित हैं और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि बेटियों को स्कूल भेजते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें और शिक्षा पाएं, लेकिन अगर शिक्षक ही ऐसी हरकतें करेंगे तो हम भरोसा कैसे करें? हम अपने बच्चों को भेजते हैं तो बहुत इससे भेजते हैं कि वो सुरक्षित रहेंगे और अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे बनेंगे। लेकिन वहाँ जो माहौल रहता है उससे सारे बच्चे दहशत में हैं। हमको भी थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि बच्चे असुरक्षित, स्कूल में भी असुरक्षित हैं। मतलब आप देखेंगे तो लगता है कि बच्चे कहीं भी, बच्चियाँ कहीं सुरक्षित ही नहीं है। निश्चित रूप से इसको एक सामाजिक पतन के रूप में देखा जाएगा और घर के बाद स्कूल ही एक भरोसेमंद जगह होता है जहां उसको शिक्षा के लिए भेजते हैं, और दुर्भाग्य से बच्चा वहां पे सुरक्षित नहीं है। इस वैश्विक समाज में किस प्रकार की घटना घट जाए कि शिक्षक जहां राक्षस हो चुका है, जहां मित्र यार राक्षस हो चुके हैं, जहां पड़ोसी का स्वरूप बदल चुका है। आपकी बच्ची महफूज है, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसे गुड और बैड टच की पूरी जानकारी देनी होगी, जिससे वो ऐसे दरिंदों को बेनकाब कर सके, क्योंकि समाज में ऐसे हैवान हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आपने कभी लोटन योग देखा है, वो भी सड़क पर? तो आपको लाइव दिखाते हैं क्यों ये नौजवान सड़क पर लोट लगाकर वर्जिश कर रहे हैं। देखिए। सड़क के लिए सड़क पर आए, सड़क का रुख ऐसे किया लोटन योग। कच्चा रास्ता कब मिलेगी राह, कितने धोखे हैं इस राह में। जन सुनवाई इसलिए पा रहाई। जिन्हें आप सड़क पर देख रहे हैं, ना तो ये किसी योगा क्लास के स्टूडेंट हैं, ना ही ये बता रहे हैं कि इन्हें आज वर्जिश का शौक चढ़ा है। आखिर इनका पारा क्यों हाई है और क्यों इन्हें सड़क पर आना पड़ा? तो कोई मन्नत भी नहीं की जनाब, लेकिन यकीन मानिए मन्नत भी पूरी हो जाती। इनका कहना है कि इनकी फरियाद अब तक अनसुनी ही की जा रही है।
आखिर माजरा क्या है, क्यों ये नौजवान सड़क पर लूट लगा रहे हैं और यहाँ इन्हें पुलिस ने रोका तब जाकर ये उठे। तो अपने आप में जनसुनवाई में विरोध जताने का ये अनूठा तरीका अपनाया गया नीमच में। कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई थी तो वहीं इन लड़कों ने मोर्चा खोल दिया, 100 मीटर तक लूट लगाई। इनकी मांग है कि दडोली से अंबा माता मंदिर तक कब बनेगी सड़क। अब तो ये कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतजार की। हमारे गांव में मतलब कम से कम 50 वर्ष हो चुके हैं, बिल्कुल कच्चा रोड है, हर गांव में रोड बन चुके हैं। हमारे गांव में ना तो कोई सेवा है इनकी गवर्नमेंट की, तो इसी रोड के विषय में हम यहाँ आए। 2 साल से हम यहाँ रोड के लिए हम आवेदन दे रहे हैं, कलेक्टर कार्यालय को, कलेक्टर साहब को भी दे दिया हमने, और हर बार आश्वासन देके हमको बोलते थे यहाँ बस काम चालू हो जाए। लोगों का दर्द ये कि उन्हें मिलता है सिर्फ तारीख पर तारीख, आश्वासन पर आश्वासन। कब मिलेगा हल? क्यों कह रहे हैं जिम्मेदार आज नहीं कल? डिमांड थी कि डडौली से आमली भाट गांव तक उनके सड़क निर्माण की डिमांड थी, तो जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि काफी समय से उसमें सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसके संबंध में मैंने EPWD को भी निर्देशित किया है कि उसमें जांच करके बताएं कि क्या कारण है जिसके कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, और SDM जावत को भी इसके संबंध में अवगत कराया गया है। दरअसल कच्चा रास्ता होने के चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धूल का गुबार, बारिश के वक्त बुरा हाल हो जाता है। अंबा माता मंदिर भी है, नवरात्र में मेला भरता है, उस वक्त श्रद्धालुओं को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये लोड सवाल कर रही है, इस समस्या का क्या है हल? नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिछारिया का एक वीडियो सामने आया है। इसमें हर्षा ने सुसाइड की धमकी दी है। हर्षा ने करीब 2 मिनट के वीडियो में अपने दर्द को बयां किया और कहा कि अगर किसी सुबह मेरे सुसाइड की खबर मिले तो हैरान नहीं होना। ऐसा क्यों कह रही हैं हर्षा? हर्षा का छलका दर्द। मेरी सांसें चलेंगी, मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करूंगी, सिर्फ धर्म के लिए काम करूंगी, लेकिन कुछ लोगों से एक लड़की का, एक नारी का आगे बढ़ना नहीं देखा जा रहा है। किसने तोड़ा हर्षा का हौसला? मेल ईगो से जले हुए लोग मुझे रात दिन आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। पहले चुना सनातन का रास्ता, अब हर्षा ने दी सुसाइड की धमकी। अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया। महाकुंभ शुरू होते ही एक तस्वीर खूबसूरत साध्वी की काफी सुर्खियां बटोर रही थी। वो दरअसल कोई साध्वी नहीं, इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया थी। अचानक भक्ति का मार्ग उन्होंने चुना, जिसके बाद से वो सुर्खियों में बनी रही। लेकिन हर्षा ने महाकुंभ छोड़ दिया। पिछले दिनों भी उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हर्षा फूट फूट कर रोती हुई अपना दर्द बता रही थी। एक बार फिर हर्षा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें हर्षा ने सुसाइड की धमकी दी है। हर्षा ने पहचान के लोगों पर बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जिन्हें एक नारी का आगे बढ़ना पसंद नहीं, और अब वो AI से मेरे फर्जी वीडियोस शेयर कर रहे हैं। कि आपने AI से मेरे फेक वीडियोस बनवाए और उन्हें सर्कुलेट करना चालू किया। पिछले 10-15 दिनों से कंटिन्यू दिन के 20, 25, 30 मेल मैसेज रिसीव कर रही हूँ कि मैम इन लोगों पे एक्शन लीजिए, आपकी बदनामी की जा रही है, आपके फेक वीडियोस बना के सर्कुलेट किया जा रहा है। हर्षा ने यहां तक कह दिया कि अगर वो टूट गई तो सुसाइड तक का कदम उठा सकती हैं। हर्षा ने कहा कि कुछ लोग उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और इस वजह से बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो परेशान होकर सुसाइड करती हैं, वो सारे नाम लिख कर जाएंगी। कुछ लोग मुझे रात दिन सिर्फ रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके नाम मेरे पास आ चुके हैं। किसी भी सुबह अगर ये पता चलता है कि हर्षा रिछारिया ने आत्महत्या कर ली या हर्षा रिछारिया ने सुसाइड कर लिया,
तो मेरे पास सारे नाम हैं, जिन नामों को मैं लिख कर जाऊंगी कि किसने मेरे साथ क्या किया है। सवाल है कि वो कौन है जो हर्षा को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। अब हर्षा का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए सुसाइड तक की धमकी दे रही हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर सांस्कृतिक समागम महाकुंभ ने महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 67 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। ये महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं जुटे। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर बीते 13 जनवरी से चल रहे सनातन के सबसे बड़े आयोजन ने बुधवार को महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर इतिहास रच दिया। महाशिवरात्रि के अंतिम स्नान पर्व पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस महा रिकॉर्ड को स्थापित कर इस महाकुंभ को संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। बताया जा रहा है कि कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटे हैं, जितने 45 दिनों के अंदर प्रयागराज में बनाए गए एक अस्थायी शहर में जुट गए। ये संख्या कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। तीर्थराज प्रयाग की धरती पर बीते 13 जनवरी से आज 26 फरवरी के बीच आयोजित किए गए महाकुंभ 2025 ने एक नया इतिहास रच दिया है। ये इतिहास 65 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा संगम में डुबकी लगाए जाने से रचा गया है। आज महाकुंभ 2025 के प्रमुख अंतिम स्नान शिवरात्रि के मौके पर सुबह 8 बजे तक ही लाखों लोगों ने स्नान कर इस विश्व रिकॉर्ड को रचा है, जिसने महाकुंभ 2025 को सदा सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। 66 करोड़ श्रद्धालुओं के किसी एक स्थान पर जुटने का इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं दिखाई देता। सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, दृढ़ निश्चय और विश्वास का ही ये फल है कि संगम के तट पर इतना विशाल जनसमूह 45 दिनों में जुट गया। इस संख्या की दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इसमें समा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अमेरिका की 2 गुनी से ज्यादा, पाकिस्तान की 2.5 गुना से अधिक और रूस की 4 गुनी से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु यहां अब तक आ चुके हैं। यही नहीं, जापान की 5 गुनी आबादी, ब्रिटेन की 10 गुनी से ज्यादा आबादी और फ्रांस की 10 गुनी से ज्यादा आबादी यहां आकर त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली है। महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं की अगर हम कई देशों से तुलना करें, जैसे अमेरिका की आबादी के 2 गुना से भी अधिक, पाकिस्तान की आबादी से 2.5 गुना से अधिक, तो वहीं रूस की आबादी से 4 गुना, तो जापान की आबादी से 5 गुना, वहीं यूनाइटेड किंगडम की आबादी से करीब 10 गुना और फ्रांस की आबादी से 15 गुना से भी अधिक श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया के 195 में से 192 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 30 करोड़ से कम है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आबादी को जोड़कर देखें तो इनकी संख्या महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या से भी कम है। मसलन नीदरलैंड्स की जनसंख्या 1 करोड़ 82 लाख है, जबकि बेल्जियम की आबादी 1 करोड़ 17 लाख और स्वीडन की जनसंख्या 1 करोड़ 6 लाख है। इसी तरह से अन्य देशों में पुर्तगाल की आबादी 1 करोड़ 4 लाख, ग्रीस की आबादी 1 करोड़ 47 हजार और स्विट्जरलैंड की आबादी 89,21,981 है। दावा किया जा रहा है कि महाकुंभ में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग आज तक नहीं पहुंचे हैं, जितने कि 45 दिनों में प्रयागराज के इस महाकुंभ में बनाए गए अस्थायी शहर में जुट गए। खास बात यह है कि जितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, इतनी तो कई देशों की आबादी तक नहीं है। कुल मिलाकर 13 जनवरी 2025 से शुरू हुए महाकुंभ के इस आयोजन में 45 दिनों में महाशिवरात्रि के स्नान पर्व तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। महाकुंभ के भव्य आयोजन ने न केवल देश भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया,
बल्कि विदेशी श्रद्धालु भी इसकी दिव्यता से अभिभूत हुए हैं। सनातन के सबसे बड़े मेले में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और उमंग का संगम दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुर्दा बीवी की गवाही अब आपको सुनवाएंगे कि कैसे एक मुर्दा बीवी ने पति को जेल पहुंचा दिया और सास को सरेंडर करवा दिया। बहू का मर्डर, सास राजदार। बेहोशी के खेल वाली चाल, मुर्दा बीवी ने खोला कातिल पति का राज। पति की मधुशाला, बीवी का मर्डर। इश्क शक की कहानी, खत्म जिंदगानी। दो शहर, शैतान शौहर का कहर, मुर्दा बीवी की गवाही। मुर्दा बीवी क्या अपने कातिल पति का राज खोल सकती है, या यूं कहे कोई मुर्दा यह बता सकता है कि उसका कत्ल किसने किया है? यह तो यकीनन ऐसा होता है फॉरेंसिक साइंस की दुनिया में यह सब कुछ पॉसिबल है। एक ऐसी गवाही एक मुर्दे ने दी। यह गवाही दी गई बलरामपुर में। यह है कातिल शौहर और यह है उसकी मां, यानी मरने वाली महिला का पति और सास। दोनों ही जुर्म में बराबर के शरीक थे। पति ने हत्या की और सास ने बहू की हत्या का राज छुपाया। जब जो है मितिका का पति जो है स्वयं थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया कि उसकी पत्नी श्रीमती दीपा अगरिया अचानक घर में बेहोश हो गई और उसको फिर इलाज के लिए जब अस्पताल लेके आए तो अस्पताल में डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। बलरामपुर के कोतवाली थाना इलाके के जवाहर नगर में आरोपी संजय थाने पहुंचा और उसने पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। उसने कहा कि पत्नी बेहोश हो गई थी और उसकी मौत हो गई, लेकिन मुर्दा बीवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गवाही ने कातिल पति संजय को बेनकाब कर दिया। महिला के गले पर चोट के निशान थे। पत्नी को पति संजय की शराब की लत से नफरत थी और बार बार बीवी का टोकना शराबी पति संजय को शैतान बना गया। शुरुआत से ही मामला जो संदेहास्पद प्रतीत हुआ और इसकी जांच जो है चूंकि नवविवाहिता थी मितिका, इसलिए पुलिस विभागीय अधिकारी बलरामपुर के द्वारा उनकी जांच की गई और जांच पर जो है मितिका की जो मृत्यु है गला दबाकर हत्या करने से होना पाया गया। संजय अगरिया जो मितिका का पति था, उसकी सास की भी भूमिका जो है संदिग्ध रही। उनके द्वारा जो है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने और अपने बेटे के साथ जो मिलकर पुलिस को गुमराह करने का आरोप जो है सिद्ध पाया गया, जिस पर उनके विरुद्ध भी एक साथ जो कार्रवाई की गई। तस्वीर नंबर 2, शैतान पति अनूपपुर। अनूपपुर में तो रिश्तों के कत्ल के पीछे किस्सा था शक का। बिजूरी थाना इलाके में ओवरब्रिज के नीचे महिला की लाश मिली थी, जिसे मौत के घाट उतारा था उसके पति जागेश्वर ने। दरअसल रानी अपनी मां और पति जागेश्वर के साथ किसी कार्यक्रम में चिरमिरी छत्तीसगढ़ गई थी, लेकिन वहां पति और मां को छोड़कर घर अकेले लौट आई। रेलवे ओवरब्रिज है, उसके नीचे एक महिला की लाश पड़ी हुई है। तो मौके पे जाके जब तस्दीक किया गया तो रमाबाई नाम की जो महिला है, उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची रानी अगरिया की हत्या उसके पति जागेश्वर अगरिया ने जो है कुल्हाड़ी मारकर कर दी है और हत्या करके वो जो है फरार हो गया है। इस बात को लेकर पति जागेश्वर के दिमाग में शक गहराया। बीवी के कैरेक्टर पर उसे शक हुआ और धारदार हथियार के वार से पत्नी की जान ले ली। जिस कुल्हाड़ी से उसने अपनी पत्नी की हत्या की गई थी वो भी उससे रिकवर कर लिया गया है और पूछताछ में उसने इस तथ्य का खुलासा किया कि रानी जो है अवैध संबंध रखती थी, जिसके कारण वह जिस शंका पर उसने उसकी जो है हत्या कर दी। दोनों ही शहर में रिश्तों का बेरहमी से कत्ल हुआ। बलरामपुर में सूरज गुप्ता और अनूपपुर में रवि ओझा के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब खबर दिल्ली के साउथ एशियन यूनिवर्सिटी से, जहां महाशिवरात्रि पर नॉनवेज को लेकर
छात्रों के बीच झगड़ा हो गया, झड़प हो गई। महाशिवरात्रि पर बहुत सारे छात्रों ने उपवास रखा था। एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और एबीवीपी ने एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। एबीवीपी ने पूरी घटना का वीडियो जारी किया, कहा कि महाशिवरात्रि पर हॉस्टल के करीब 110 छात्रों ने उपवास रखा। एबीवीपी ने एसएफआई से जुड़े छात्रों पर जानबूझकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाया है। एबीवीपी ने बयान जारी कर बताया कि जब मेस में सात्विक भोजन परोसा जा रहा था तो एसएफआई से जुड़े लोगों ने जबरन नॉनवेज भोजन परोसने की कोशिश की। इस दौरान एबीवीपी के छात्रों ने शांतिपूर्वक विरोध किया। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है। एबीवीपी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। एबीवीपी का आरोप ये कि एसएफआई ने जबरन मेस में नॉनवेज परोसने की कोशिश की शिवरात्रि के मौके पर। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में साउथ एशियन यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए ललित, ये कल का मामला है और नॉनवेज को लेकर एबीवीपी और एसएफआई के जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के बीच में ये हंगामा हुआ है। और एबीवीपी ने जो छात्र थे, जो समर्थित छात्र थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया है। उनका आरोप के महाशिवरात्रि पर सबने व्रत रख रखा था और इस दौरान उसके बावजूद नॉनवेज परोसा गया, जबकि व्रत था, महाशिवरात्रि थी। एसएफआई के लोगों ने जबरदस्ती ये सब किया। तो इस तरह का ये मामला दो छात्र के संगठनों के बीच में रहा है और इसको लेकर एबीवीपी की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। ललित, चलिए, बहुत धन्यवाद अशरफ इस पूरे अपडेट के लिए। सहयोगी अशरफ काज़मी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अमिताभ बच्चन के हमशक्ल शशिकांत पेडवाल प्रेमानंद महाराज के दरबार में पहुंचे, जहां दूसरे लोग भी उन्हें असली अमिताभ बच्चन समझने लगे। उन्होंने प्रेमानंद महाराज से अपने अंदाज में बातचीत भी की। उनके हमशक्ल बिल्कुल काफी तो लगते ही प्रणाम करता हूं आपको। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है, लेकिन उनके हमशक्ल शशिकांत पेडवाल ने उनको बचपन से जिया है। वो जहां जाते हैं लोग उन्हें असली बिग बी समझने लगते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शशिकांत पेडवाल वृंदावन में संत प्रेमानंद के आश्रम में पहुंचे तो वहां दर्शन के लिए आए लोग उन्हें सच में अमिताभ बच्चन समझ बैठे। इसके बाद उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए। शशिकांत ने अमिताभ बच्चन के स्टाइल में उनसे बात की तो प्रेमानंद महाराज का चेहरा खिल उठा। अमिताभ बच्चन शशिकांत ने अमिताभ बच्चन की स्टाइल में बात की, साथ ही अपने अनुभव प्रेमानंद महाराज को बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो लोगों को जीवन में प्रेरित करते हैं।
जीवन में